आप भी खेतों पर काम करती थी, मतलब तब मुलाजिम नहीं थे? हयात ने दिलचस्पी से पूछा। अ, जिसे बातें करने और सुनने का बेहद शौक़ था। मुझसे तो कहता था कि दुनिया में एक तरफ जंग लगी हो और दूसरी जानिब हयात को कोई बातों में लगाते तो जंग ख़त्म हो सकती है, मगर हयात की बातें नहीं। थे मुलाजिम भी, मगर जब तेरे अब्बा पंचायत के कामों से फ़ारिग होते तो खेतों में चले जाते। उस दिन ही वही सारा काम करते और मुलाजिमों को घर भेज देते। वो अकेले होते तो मैं भी उनके साथ चली जाती और उनकी मदद करती। हाय कितने प्यारे दिन थे ना माँ जी। नूर बेगम को बाहों में भरते हुए हयात ने मुस्कुराते हुए कहा। चल अब हट, जाने दे मुझे, फिर अंधेरा हो जाना। मुझे इरम के घर छोड़ देना। उस दिन लाला घर थे, मैं जा नहीं सकी। अब तो ड्रामा ख़त्म होने वाला होगा। चल जा चादर ले आ, पर सुन, वापसी पर मेरे साथ ही आना। ये माँ जी और हयात की घरें नज़र नहीं आ रही? मौसम ने हवेली के पिछली जानिब बने बगीचे में काम करती नीलो से पूछा। वो दोपहर के वक्त नमाज पढ़कर घर आया था, मगर उसे हवेली में कहीं भी नूर बेगम दिखी ना हयात उसे दिखी। उसे लगा शायद पीछे बगीचे में हो, क्योंकि हयात का सारा दिन खूबसूरत बगीचे में ही गुजरता था। बगीचा बनाया तो मौसम ने अपने लिए था, मगर बस चंद दिन के लिए उसे शहर जाना पड़ गया, और जब तक वापसी हुई तो उस बगीचे पर हयात मैडम कब्जा कर चुकी थी। हवेली की दूसरी दीवारों की निस्बत बगीचे की दीवारें ऊंची ऊंची थीं, जिस पर बेलें लिपटी हुई थी। बगीचे में हर तरफ सफ़ेद और लाल गुलाब के फूल लगे हुए थे। उनके अलावा और भी रंग के फूल लगे हुए थे। नीचे ज़मीन पर बिछे सब्ज़ घास और हर तरफ हरियाली और फूलों की भीनी भीनी खुशबू उस मंजर को जानलेवा हद तक खूबसूरत बना रहे थे। दाईं जानिब लकड़ी का खूबसूरत झूला पड़ा था, जिसके इर्द गिर्द बेलें लिपटी हुई थी और उन बेलों पर हयात ने तोड़कर फूल लगाए हुए थे। दरमियान बने फाउंटेन से बहते पानी का शोर रात के वक्त माहौल को फसूखेज़ बना देता था। लाला वो माँ जी तो मुनव्वर के घर मुबारकबाद देने गई और हयात भी अपनी सहेली के घर। तो हयात का सुनकर मौसम के जबड़े बीचे। मौसम ने छोटे से घर के आगे खड़े होकर दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार दस्तक दी तो दरवाज़ा खोल दिया गया। अपने सामने इरम के छोटे भाई को देखकर मौसम की रगें तन गई। वो उम्र में तो 16 साल का था, मगर मौसम जानता था कि वो किस कदर आवारा लड़का है। सामने खड़े लड़के से ज़्यादा मौसम को हयात पर गुस्सा आया, जो इस वक्त यहाँ मौजूद थी। हाला घर है? मौसम ने साथ लहजे में पूछा। मकसद यही जाना था कि इस वक्त घर कौन कौन था? नहीं मौसम, लाला माँ आपकी माँ जी के साथ गई हैं। मगर इरम और अभी वो बात मुकम्मल करता कि मौसम पीछे धकेलते उसे अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। अगर परवीन हाला घर होती तो शायद वो अपना गुस्सा दबा लेता, मगर ये जानकर कि वो भी घर पे नहीं है और वो आवारा लड़का घर था, मौसम का तो बस नहीं चल रहा था कि हयात सामने हो और उसका गला दबा दे। मौसम सामने मौजूद कमरे से आवाज़ें सुनकर से जानिब बढ़ा, जबकि इरम का भाई अरे अरे करता रह गया। मगर मौसम चौधरी जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अपनी जगह जामिद हो गया। गुस्से की शायद उसकी शदीद लहर मौसम चौधरी को अपने रोग पे सराहियत करते हुए महसूस हुई। क्या फ़ायदा तुम लोगों को इतनी बड़ी हवेली का, अगर इसमें एक टीवी तक नहीं? इरम ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तो हयात ने मजलूम शक्ल बनाकर उसे देखा। आप ताने दोगे अपनी दोस्त को? तुम ताना ही समझो, हम मासूम लड़कियों ने घर से बाहर कहाँ जाना होता? घर में एक दूसरे की शक्लें देखकर भी बंदा उकता जाता है, तो टीवी हो तो मूड फ्रेश हो जाता है। मगर हमारे लाड साहब का कहना है मूड फ्रेश करना तो किताबें पढ़ो, मूड भी फ्रेश होगा और दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। और पंजाबी गानों वाले चैनल पर लगाकर हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। चल डांस करते हैं। इरम का बाजू पकड़कर उसे कलीन से उठाते हुए कहा तो वो मुँह बसूर कर रह गई। एक तो ये मनहूस डांस तुम्हारा, तो पता नहीं, मुझे लगता मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। इरम ने हयात के हाथ थामते हुए कहा। तो हयात का मदम कहका गूंजा। हयात को डांस बहुत पसंद था और किसी के साथ तो वो कर नहीं सकती थी, इसलिए इरम बेचारी की शामत आई रहती थी। इरम के सर पर पगड़ी बांधकर उसे लड़के का गेटअप देकर अपने शौक पूरा कर रही थी। सैयां तेरी हर गल झूठी है, तेरे हाथ विच किसे दी अंगूठी है। इरम को शक्वे भरी नज़रों से देखते, डांस के स्टेप लेते, अपने दुपट्टे को घुमाकर रूह बदला तो अपने सामने दरवाजे के बीचों बीच खड़े मौसम चौधरी को चेहरे पर होनहार तहरात सजाए हयात के हाथ पाँव को ब्रेक लगी। लाला गले से घुटी घुटी आवाज़ निकली। चादर ओढ़ो और बाहर आओ, वरना यही दफन कर जाऊँगा। और वो पीट करके खड़ा हो गया। इरम के चादर पकड़ाने पर हयात ने जल्दी से चादर उड़ी और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। दरवाजे के करीब आए तो इरम के भाई ने दरवाज़ा खोला, तो मौसम ने सख्त नज़रों से उसे घूर कर अपने पीछे चलती हयात को बाजू से थाम कर अपने बराबर करके अपना बाजू हयात के कंधे पर फैलाकर बाहर कदम रखे। भाई निकल कर अपनी चादर को झाड़ दिया। हयात के हाथ को अपनी सख्त गिरफ्त में ले कर तेज़ तेज़ कदम लेते, जबकि हयात को लग रहा था कि उसके हाथ की उंगलियां हाथ जरूर टूट जाएंगी। दांतों तले लब दबाकर दर्द बर्दाश्त करते मौसम चौधरी के साथ घसीटती चली जा रही थी।
हयात को बेड पर पटकने के अंदाज में बिठाकर मौसम ने अपने चॉकलेट ब्राउन सिल्के बालों में हाथ उलझाकर अपने इश्ताल को काबू करने की कोशिश की। हयात की हरकत पर मौसम चौधरी को अपने गुस्से से अपने जिस्म में शरारे में फूटते महसूस हो रहे थे। गर्दन की रगें वाजियाँ हो रही थी। मौसम को चक्कर काटते देख हयात ने अपने खुश पड़ते होंठों पर ज़ुबान को फेर कर उन्हें तर्क करने की कोशिश की। एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा और एक नज़र मौसम को देखकर वो दबे कदमों से बाहर जाना चाहा तो मौसम चौधरी ने एक ही झटके में हयात को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर हयात के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे। मैं क्या यहाँ बकवास करता हूँ तुमसे पापा? सॉरी, या मैं तुम्हें पागल नज़र आता हूँ? तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार बोला है तुम्हें हयात के घर से बाहर माँ जी के अलावा किसी के साथ ना जाया करो, मगर नहीं करनी तो अपनी मर्ज़ी है ना। जब जानती थी कि इरम के अलावा बस उसका भाई है अगर, तो पहली फुर्सत में घर क्यों नहीं आई? चेहरे पर एक दहकती सांसें छोड़ते धारते हुए कहा तो हयात ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। सर पर उठते दर्द को बर्दाश्त करते आंखें पल में नम हुई। वो छोटे भाई जैसा है आप कैसे? अभी हयात बात मुकम्मल करती कि मौसम ने उसे बेड पर धक्का दिया। मुझे तुम मासूम लगती थी हयात, मगर तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। भाई जैसा और भाई होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही भाई कहने से कोई भाई बन जाए ना हयात बीबी, तो कूड़े करकट बोरियों में मासूम लड़कियों की लाशें न मिलें जिन्हें यही लोग अपनी हौस का निशाना बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो उन्हें अल्लाह रसूल का वास्ता ना देती होंगी? उन्हें हाथ जोड़कर ना कहती होंगी कि उनके साथ ये जुल्म ना करे? वो उनकी बहन बेटियों की उम्र की हैं, मगर वो नहीं ना सुनते उनकी। तुम लड़के के भाई कह देने से कोई मर्द तुम्हें बहन भाई नहीं बना लेता। किसी को बहन भाई बेवी बेटी बना लेना आसान नहीं होता। इज़्ज़त मानना पड़ता है उन्हें, अपनी जान से बढ़कर उनकी हिफाजत करनी पड़ती है। माँ बहनें मर्द की जिम्मेदारियाँ होती हैं और तुम्हें लगता है राह चलता कोई भी मर्द तुम लड़कियों के भाई कहने पर भाई बनकर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी बना लेगा? मर्द छोटा बड़ा नहीं होता। मर्द अपनी हौस पूरी करने के लिए औरत की नस्ल उम्र ज़ात और रंग नहीं देखता। हर मर्द बुरा नहीं होता हयात, मगर सिर्फ अपने महरम रिश्तों तक। तुम किसी ऐसी सड़क के किनारे पर चल रही हो जिसके दूसरे किनारे पर कोई गैर मर्द था तो लोग तब भी तुम्हारे किरदार को गलत समझेंगे कि क्या ज़रूरत है उस जगह चलने की जहाँ गैर मर्द था, और तुम अपनी सहेली के साथ उसके भाई की मौजूदगी में उसके घर में अकेली मौजूद थी। सोचो अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता? मैंने तो सुना है औरत अपनी तरफ उठने वाली हर बुरी निगाह को जान लेती है, तो फिर उस खबीस शख्स की आंखों में कोस तुम्हें नज़र क्यों नहीं आई जिसे मैं मर्द होते देख कर आ रहा हूँ? लहजे में आग थी जबकि गुस्से के बाद मौसम चौधरी के चेहरे की सफ़ेद रंगत में सुर्खी घुल गई थी। तेज़ तेज़ चलती सांसें उसके शदीद गुस्से की निशानदेही कर रही थी। चॉकलेट ब्राउन सिल्की बाल माथे पर बेतरतीबी से बिखर चुके थे। कंधों पर पड़ी चादर को उतारकर गुस्से में हयात पर फेंका और टेबल को ठोकर मारते धाड़ते दरवाज़ा बंद करते बाहर निकलता चला गया। मौसम चौधरी की आंखों से इरम के भाई की वो ज़्यादा नज़रें नहीं हट रही थी जो हयात पर टिकी हुई थी। ये सिर्फ मौसम चौधरी ही जानता था कि उसने किस तरह अपने इश्ताल पर काबू पाया है। दिल तो कर रहा था उस शख्स को जान से मार दे और दो हयात को भी लगाए। कमरे में आकर अपना सफ़ेद कुर्ता उतारकर ज़मीन पर फेंक कर वॉशरूम में घुस गया। शावर जलाकर ठंडे पानी के नीचे दोनों हाथ दीवार पर टकाकर खड़ा हो गया। कोशिश करना कुछ दिन मेरे सामने ना हो हयात, वरना मैं क्या कर गुजरूँगा इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं है। अपने हाथ से बाल माथे से पीछे करते हुए बोला। तो आंखों के सामने हयात का सजगता वजूद लहरा गया तो मौसम चौधरी ने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा। अरूज अपने सामने बेड पर पड़े लहंगे को देखकर गहरी सांस भरती उसे बैग में रखने लगी कि अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आहट सुनकर पलटी तो नजरें दरवाजे से टेक लगाए खड़ी मान शाह से टकराई, जो चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए खड़ा अपनी उंगली से चैन को घुमा रहा था। क्या कर रहे हो यहाँ तुम? अपनी दूर की खाला को अपने नज़दीक की होने वाली बीवी बनने की मुबारकबाद देने आया हूँ। अभी वो पीछे होती तो उससे पहले मान शाह ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मान क्या बदतमीज़ है ये, छोड़ो मुझे। तो मान शाह ने बिना उसे समझने का मौका दिए रूप के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ लिए और अपने दांत रूप की गर्दन पर काट दिए, जिस पर रूप ने दांतों तले लब दबाकर अपनी सिसके रोकी और एक झटके में मान को खुद से दूर धकेला, जो अपने होठों पर अंगूठा फेरते बेबाक नज़र से अरूप को देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे मान पुकारने का इतना शौक है कि रब ने यह हक हमेशा के लिए तुम्हारे नसीब में लिख दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मान से जान तक का सफ़र इतनी जल्दी तय करने वाली हो तुम। अब तो मेरी कुर्बत में न जाने मान जान और कौन कौन से मोहब्बत भरे इल्क़ाबात से नवाजने वाली है मिसेज़ मान शाह। मज़ाहमत करती रूप को अपनी गिरफ्त में लेते चेहरा रूप के गर्दन में छुपाकर बोझल लहजे में सरगोशी की तो रूप का चेहरा गुस्से के बाइस सुर्ख हुआ।
हबीस घटिया इंसान, पीछे हटो वरना मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। मान के लंबे बालों को मुट्ठी में लेते हुए मान की ज़िंदगी का भरपूर दिलकश कहका गूंजा। जो आप 2 कदम के फासले पर खड़ा होकर अपनी एक्सरे करती नज़रों से अरूप के सुर्ख चेहरे को देख रहा था। ये नाम भी अच्छे हैं, शुक्र तुमने कुछ चेंज किया। क्या तुम गलती से किसी ऐसे नाम से पुकार लेती जिससे मेरी किसी गर्लफ्रेंड ने बुलाया होता और मैं भी जज्बात में बहका तुम्हें उसके नाम से पुकार बैठता तो तुम हर्ट हो जाती ना। ये खुशफहमी है तुम्हारी, मैं कभी तुम्हें खुद के करीब भी आने दूंगी। तुम्हारे करीब आने से बेहतर है मैं मर जाना पसंद करूंगी। ये शख्स हमेशा उसका खून जलाने का काम करता था और अब भी चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से जयरूप को जिच कर रहा था कि तभी अरूप की बात पर मान शाह के चेहरे के तासुरात सपाट हुए। मजबूत कदम लेते अरूप के करीब होकर उसे फिर से गिरफ्त में लेकर अपने हाथ पुश्त पर बांध कर एक बाजू अरूप के कंधे से गुजार कर उसकी गर्दन को पीछे से अपने हाथ में दबोच कर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया। शादी नहीं करनी ना करो, शादी से पहले अपनी ज़िंदगी का हर एहतियात तुम्हारे पास है, मगर इसके बाद ये भूल है तुम्हारी कि ईमान शाह तुम्हारी एक भी सुनेगा। तुम्हारे करीब आने, तुम्हारे जिस्म की गहराइयों से रूह तक उतरने से मैं खुद भी नहीं रोक सकता। तो अरूप बीवी तुम किस खेत की मूली हो? निकाह के बाद तुम सर से लेकर पाँव तक, ज़िंदगी से लेकर मौत तक, सांस से लेकर धड़कनों तक, दुनिया से लेकर जन्नत तक मान शाह की बन जाओगी। तुम्हारे सारे हकूक़ और इख्तियार मेरे नाम हो जाएंगे। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं 3rd क्लास ड्रामों के हीरो की तरह ज़बरदस्ती की शादी पर बीवी से दूर रहूँगा, शोहर बेड पर और बीवी सोफे पर सोएगी, तो ये सारी गलतफहमी अपने रूम में ही छोड़ कर आ जाना, क्योंकि अपना हक तो मान शाह मर कर भी छोड़ने वालों में से नहीं। हम बीवी बन रही हो, मेरी मजाक नहीं जिसे मैं इन फजूल के ड्रामों की नज़र करूँ। मेरे कमरे में आओ तो अपने आप को इस रिश्ते के आगाज़ के लिए मेंटली और सख्त लहजे में एक लफ्ज़ दबा कर कह दे। आहिर में शोक लहजा अपनाते हुए बेबाक नज़रों से अरूप को देखते फिक्रा छोड़ा। तो अरूप ने फक पड़ते चेहरे और फटी फटी आंखों से मान शाह को देखा, जो फ़ोन का किनारा दांतों तले दबा रहा था। तुम सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होकर आ जाना, बाकी का मैं हद कर लूँगा। जबकि अरूप यकीनी की कैफियत में अभी साकत बैठी दरवाजे को देख रही थी जब वहाँ से जा चुका। अपने चेहरे पर भी मान शाह की दहकती सांसों की तपश महसूस हो रही थी। गर्दन पर दिए गए जख्म पर होती जलन से अरूप की आंखें पल में नम हुई। रात के 10 बज रहे थे। प्राइवेट हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इस वक्त बहुत कम लोग थे। खुद को मुकम्मल काली चादर में छुपाए बैठी लड़की ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और फिर एक नज़र सामने दरवाजे को देखा जिस पर डॉक्टर हाशिम अली लिखा हुआ था। अपनी चादर को ठीक करके वो अपनी जगह से उठी, हाथ में ट्रे पकड़े जिस पर चाय के 2 कप थे। एक लड़का उसके करीब से गुजरा। नामहसूस अंदाज में एक चाबी लड़के के हाथ में थमाकर आगे बढ़ गया। चाबी के मिलते ही लड़की सामने मौजूद कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद उसे अंदर बुला लिया गया। वो लड़की जैसे ही अंदर दाखिल होने लगी, रूम से एक नर्स भागने के अंदाज में बाहर निकली, जिसका चेहरा इस वक्त सुर्ख पड़ रहा था और पूरा जिस्म पसीने से तर था। लड़की की ज़र्क निगाहों से उसके हाथों की कपकपाहट में हुई नर्स के नाम पल के देख लड़की ने सख्ती से अपने होंठ भींचे और अंदर दाखिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। लड़की ने चादर से अपना चेहरा छुपाते हुए सलाम किया तो उस डॉक्टर ने हंकारा भर कर लड़की को बैठने का कहा तो लड़की शुक्रिया कहकर बैठ गई। हाँ बोलो क्या मसला है? तो लड़की ने ज़ब्त से अपनी बुठियाँ भींची। लड़की के कुछ ना बोलने पर जैसे ही डॉक्टर ने झुंझलाकर सर उठाया, अपने सामने इस कदर खूबसूरत लड़की देख कर वो दंग रह गया। चेहरे की उकताहट पल में गायब हुई। काली चादर के हाले में चांद सा दहकता चेहरा देखकर डॉक्टर ने अपने होंठों पर ज़बान फेर कर हवासत से उसे देखा। वो जी मैं बड़ी गरीब औरत हूँ, बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर आपकी फ़ीस दे रही हूँ। सुना है आपके हाथ में बड़ी शिफा है, बड़ी मेहरबानी होगी मेरा इलाज कर दें जी। लड़की ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा तो डॉक्टर अपनी जगह से फ़ौरन उठकर लड़की के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। हाँ रो नहीं, मैं करूँगा तुम्हारा इलाज, तुम फिक्र मत करो, मगर मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकोगी क्योंकि आज तो तुम फ़ीस दे आई हो, मगर इलाज एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, बाद में भी आना पड़ेगा। जी जानती हूँ, बस मगर आपका एहसान होगा, मैं बहुत मजबूर हूँ। लड़की ने अपने हाथ छुड़वाते हुए आंसू पोंछते हुए कहा तो डॉक्टर ने अपना हाथ उसकी थाई पर रख दिया। इलाज हो जाएगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, बस वो करना होगा जो मैं कहूँगा। लड़की की तरफ झुकते हुए कहा तो लड़की ने हैरान नज़रों से डॉक्टर का देखा और हिचकिचाते हुए डॉक्टर का हाथ उठाया। जी क्या करना होगा? लड़की ने अपनी चादर ठीक करते हुए कहा। डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम लिया। वही जो दुनिया का असूल है, तुम मुझे खुश करो और मैं तुम्हें। देखो वो नर्स मुझे खुश करने ही वाली थी, मगर तुम आ गई, तुम्हारा हिसाब तो ज़्यादा बनता है। फिर लड़की के
दोनों हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर उस पर झुकने की कोशिश करते हुए कहा। तभी उस लड़की ने डॉक्टर को पीछे धक्का दिया और अपने कमीज़ के नीचे पहनी ब्लू जीन्स के पॉकेट से इंजेक्शन निकाल कर बिना डॉक्टर को संभलने का मौका दिया उसकी गर्दन पर इंजेक्ट कर दिया। ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? डॉक्टर ने अपने गर्दन को दोनों हाथों से थामते हुए कहा। तो लड़की की आंखों में पुरस्कार चमक आई। तुम दुनिया के असूल वाले हो और मैं आखिरत के असूलों पर चलने वाली। जितना खुश होना था हो लिया तुमने। अब हिसाब का वक्त है। जहन्नम मुंतज़र है तुम्हारी। डॉक्टर के चेहरे पर पंच मारते हुए सख्त लहजे में कहकर कमरे के पिछले दरवाजे की जानिब आई। लड़के की दी हुई चाबी से दरवाज़ा खोलकर वापस आई और डॉक्टर को घसीटते हुए दरवाजे तक लाई। तभी वहाँ दो नकाबपोश आए। सर हिलाकर सलाम किया और डॉक्टर को उठाकर आगे बढ़ गई। लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी जीन्स की पॉकेट में पड़ा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। ड्रैगो के मैसेज का नोटिफिकेशन देख लड़की ने जल्दी से ओपन किया, जिस पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इर्द गिर्द एरिया और कुछ गंजान आबाद इलाकों के नाम थे। हॉस्टल में रहने वाली बच्चियां यहाँ अपनी मर्ज़ी से जुर्म फरोश कर रही हैं और कुछ मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती इसमें मुलव्वस कर रही हैं। हफ्ते के अंदर अंदर यह ख़त्म हो जाना चाहिए। ड्रैगो का मैसेज पढ़कर ओके का मैसेज किया और एक नज़र डॉक्टर के रूम पर डाल कर इत्मीनान से बाहर निकल आई। हयात तैयार होकर बाहर आई तो नज़र सहन में बैठे मोहसिन चौधरी पर गई, जो चारपाई पर बैठा अपने दोनों हाथ पीछे को टकाए और सर भी पीछे को झुकाए आंखें मूंदे हुए था। सफ़ेद रंगत पर पड़ती सूरज की किरणें उसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। खुद पर नज़रों की तपश महसूस करके मोहसिन चौधरी ने चेहरा सीधा किया, अपने बाएं जानिब देखा तो खुद को टुटकी बांध कर देखते हयात को देख होंठ सख्ती से भींचे। पिछले 3 दिन से वो उसे नज़र नहीं आई थी। नूर बेगम ने बताया था उसे बहुत तेज़ बुखार है, जिस पर उन्होंने मोहसिन की क्लास भी लगाई कि ज़रूर उसने डांटा होगा, जिस पर मोहसिन ने साफ इनकार कर दिया। जब उसने इनकार कर दिया तो फिर नीलो या हयात क्या बताती। उंगली के इशारे से हयात को पास आने को कहा तो हयात ने हुक्के से मुंह फेर लिया, जिस पर मोहसिन चौधरी ने गुस्से से अपने जबड़े पीछे अपनी जगह से उठकर लंबे लंबे ढक बढ़ता हयात की जानिब बढ़ा। मोहसिन को अपनी जानिब आता देख हयात ने भागकर नूर बेगम के कमरे में जाना चाहा। इससे पहले ही मोहसिन उसके करीब पहुंचकर हाथ की कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर उसके कमरे में दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद करके हयात को दरवाजे से पिन करके अपने दोनों हाथ उसके इतराव में टका दिए। क्यों बीमार थी तुम? हयात के सजे सवरे रूप को आंखों के रिश्ते दिल में उतारते हुए सख्त लहजे में कहा तो हयात की आंखें पल में नम हुई। गोल्डन ऑरेंज इम्तिजाज के लहंगा चोली में सर पे हाम रंग दुपट्टा सेट किए, आंखों में काजल और पलकों पे मस्कारा लगाए आंखों को मज़ीद कातिल बनाया गया था। लाइट मेकअप किए, ज्वेलरी के नाम पर कानों में खूबसूरत से ईयर रिंग्स और हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। हयात इस वक्त मोहसिन चौधरी के दिल की दुनिया में हशर बर्पा कर चुकी थी। आप सच में मेरे लाला नहीं, सर तरीम और अरमीन आप आके हैं, मुझे इतना डांटते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, मगर मुझसे नहीं। मैं सच में तुम्हारा लाला नहीं और तुम्हें 1000 बार लाला कहने से मना भी कर चुका हूँ। ना ही मुझे तुमसे आरमीन या तरीम आपा जैसी मोहब्बत है। कहा तो हयात ने फटी फटी आंखों से मोहसिन चौधरी को देखा। उसे लगा था शायद वो उसे मनाएगा, लाड उठाएगा उसके, मगर वो कितना संग दिल था। मोहसिन का हाथ झटक कर हयात ने जाना चाहा तो मोहसिन चौधरी के माथे पे बेशुमार बल आई। हयात के दोनों बाजू अपनी आनी गिरफ्त में लेकर उसे दरवाजे से पिन किया। तुम मेरे लिए क्या हो, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, किस तरह की, बहुत जल्द तुम पर वाज़ा कर दूंगा, मगर आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी ज़ुबान से लाला सुना तो ज़ुबान खींच कर हाथ में दे दूंगा। और ये मेरी शादी नहीं थी जो इतना सजी सवरी हो, मना किया था ना मैंने। लाइट पिंक लिपस्टिक को उतारते हुए कहा तो हयात ने तड़प कर खुद पर झुके मोहसिन चौधरी को देखा, जिसकी दहकती सांसों की तैश से हयात को अपने चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। आप बहुत बुरे हैं, मोहसिन चौधरी के सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के बरसाते हुए कहा तो मोहसिन ने हयात की दोनों कलाइयों को पकड़ कर दरवाजे से लगाकर अपनी गाल हयात की गाल पर जोर से रब की। अपने चेहरे पर मोहसिन चौधरी की हल्की बेड की चुभन और लम्स महसूस करके हयात साकत सी हो गई। मज़ाहमत करते हाथ अपनी जगह जामिद हो गए, जबकि मोहसिन चौधरी अब दाएं गाल पर यही अमल कर रहा था। तुम्हारे गालों पर आइंदा में ये मसनूई रंग ना देखूं। हयात ने तड़प कर मोहसिन चौधरी को देखा, जो आंखों में खुमार की सुर्खी लिए हयात के चेहरे पर झुका हुआ था। मोहसिन चौधरी की लो देती नज़रों से घबराकर हयात ने अपनी पलकें झुका दी तो मोहसिन चौधरी 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ। अब अपनी चादर उतारकर हयात को पकड़ाई, उसे स्त्री करो ख़राब हो गई है। हयात के हाथों में चादर पकड़ाकर उसे बाजू से थाम के पीछे किया और खुद बाहर निकलता चला गया, जबकि हयात को अभी भी अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। मोहसिन चौधरी की हरकत याद करके चेहरा पर पल में गुलाबी हुआ। वो लोग 5 बजे शाहवेला पहुँच
चूँकि फ़ंक्शन रात का था तो अभी काफ़ी वक्त था। मौसम को मान सब कुछ बता चुका था और ये भी कि वो मसरूफ़ था, इसलिए मेहंदी और वलीमा कैंसिल कर दिया है, जिस पर घर वालों ने फिर सिर्फ निकाह करने का कहा था कि बाद में सारी रस्मों के साथ शादी हो। शाइस्ता बेगम ने वेवला तो बहुत किया, मगर मान शाह का कहना था कि नया बिज़नेस सेट कर रहा है, इसके लिए सिर्फ एक दिन का वक्त है, फिर उसे कहीं जाना है, जिस पर मकरम शाह ने कोई इतराज़ नहीं किया। ख़ानदान वालों को वो कह चुकी थी कि मान शाह रूप को पसंद करता है। इस झूठ पर मान शाह खून के घूंट भर कर रह गया और वो उसके रिश्ता तय होने से बेखबर था। इसीलिए अब उसके बताने पर हमने रूप की शादी मान से करने का सोचा, जिस पर सबके मुंह तो बन गए होंगे, मगर रूप की उम्र पर काफ़ी तनकीद की गई कि वो लड़के से 2 साल बड़ी है। सलाहुद्दीन साहब को मकरम शाह और नूर बेगम को शाइस्ता बेगम के पास छोड़कर मौसम मान शाह के कमरे की जानिब गया। दुल्हन के कमरे का पूछकर हयात रूप के कमरे की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। हयात अंदर दाखिल होकर चहकती आवाज़ में कहा तो ब्यूटिशन और रूप ने इस्लाम का जवाब दिया। ओह माशाअल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सफ़ेद पाँव की छोटी फ्राक जिस पर गोल्डन काम हुआ था, साथ सुर्ख काम वाला दुपट्टा ओढ़े ब्यूटिशन के किए गए खूबसूरत मेकअप से हयात को रूप आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, मगर तुमसे बहुत कम। हयात को गले मिलते हुए कहा तो ब्यूटिशन उन दोनों को मुस्कुराकर देखते अपना सामान समेट कर बाहर की जानिब बढ़ गई। हयात हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर दुल्हन बनी रूप से बातों में मसरूफ़ हो गई, जिस पर रूप का हंस कर बुरा हाल। बातों में ज़्यादातर मौसम चौधरी की बुराइयाँ ही होती और अपनी मजलूमियत के किस्से थे कि कैसे उस मौसम पर वो जिलाद जुल्म करता था। बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजरा। मुलाजमा के बुलाने पर हयात चुप हुई और रूप का दुपट्टा ठीक करके बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, क्योंकि निकाह का इंतज़ाम लॉन्च में किया गया था और बाकी सारी अरेंजमेंट्स बाहर लॉन में की गई थी। तुम सच में रूप को पसंद करने लगे हो या उसके पीछे कोई और वजह है? मौसम चौधरी ने सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर सिगरेट जलाए सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े मान शाह से पूछा, जिसमें मान शाह के होंठों पर मुस्कुराहट आई। हैरत है कि तुम सवाल पूछ रहे हो, जहाँ तक मुझे मालूम है मौसम चौधरी की ज़िक्र निगाहों से कुछ चीज़ छुप नहीं सकती। तुम तो मर्दों के राज भी जान जाओ, मैं तो फिर जीता जागता दोस्त हूँ, मगर जानने से ज़्यादा जो मुर्दे के मुंह से गुलवाने का अलग ही मज़ा है, इसलिए तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो मान शाह ने सर झटका। ये बाल क्या होने वाली बीवी की फरमाइश पर कटवाई हैं? मान शाह के नई हेयर कट को देखते हुए तंज़िया लहजे में कहा, बाबा को मुझे देखकर गोरिल्ला का गुमान होता था, बस फिर कल मेरे बालों पर बवल चिपका दी तो कटवाने पड़े। निकाह क्यों कर रहे हो? बदला लेना चाहते हो? रूप से मत भूलो, बड़ी थी तुमसे, वो तुम्हारे अलावा उसके साथ उसका हम उम्र कौन था? अगर तुम्हें किसी गलत बात पर टोकती थी तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। इस बात को अना का मसला बनाओगे तो ये मर्दों वाली बात नहीं है। तुम्हें मैं इतना घटिया लगता हूँ कि अपनी अना के हादिर इस पाक रिश्ते की तौहीन करूँगा या किसी लड़की पर अपनी मर्दानगी दिखाकर उसे नीचा दिखाऊँगा? फिर असल वजह क्या है? इतनी फर्माबरदार औलाद तो तुम हो नहीं कि माँ बाप के एक बार कहने पर राज़ी हो जाओ। बात सिर्फ शादी की होती तो तुम रातों रात रूप के लिए बेहतरीन रिश्ता ले आती, मगर खुद शादी ना करते। तो अब बताओ वजह क्या थी? मैं जानता था कि तुम इस बात से वाकिफ़ हो, घटिया इंसान। तो अब बता दो अब वजह। तो मानशाह ने गहरी सांस भर कर सारी बात उसके गोश गुजारी तो मौसम चौधरी का दिलकश कहकर रूम में गुंजा। मान शाह ने दांत पीस कर कहा और रुक कर मौसम चौधरी की गर्दन दबोची तो मौसम ने एक ही झटके में उसके बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर झटका दिया और ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। कहा ना, मुँह से उगलवाने का अलग ही मज़ा है, रूप से ही हबीस कहती है तुम्हें। मान शाह को धक्का देते हुए कहा तो मान शाह ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टका कर मौसम चौधरी के पेट में मारनी चाहिए तो मौसम चौधरी ने अपने दाएं हाथ से मान के वार को नाकाम बना दिया। तमीज़ से क्यों चाहते हो बाहर स्टेज पर लंगड़ाते हुए जाना पड़े? मौसम ने मुस्कुराते हुए कहा तो मान शाह ने अपने दांत पीसे। हुलिया दुरुस्त करो, मुलाजिम दोबारा बुलाने आ चुका है। मौसम ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी चादर दुरुस्त करते और बालों में ब्रश फेरते हुए कहा तो मान शाह उठकर उसके साथ आकर खड़ा हो गया। बाल सेट करके दोनों ने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। निकाह की रस्म अदा होने के बाद मान शाह बाहर स्टेज पर जाकर बैठ गया, जबकि मौसम चौधरी की सख्त नज़रें हयात पर थी, जो चहकती हुई हर जगह फिर रही थी। मौसम चौधरी का बस नहीं चल रहा था कि हयात को किसी तरह यहाँ से गायब कर दी, मगर नूर बेगम की घुड़ियाँ खून के घूंट भरकर रह जाना था उन पर। दुल्हन को स्टेज पर ले जाने की बारी आई तो हयात भागकर रूप के करीब आ गई। रूप का हाथ थामे कदम बाहर के जाने बढ़ाए तो मौसम ने अपने बालों में हाथ फेर कर अपने इश्ताल पर काबू पाने की कोशिश की। मानशाह की गैर इरादी नज़र सामने उठी तो पलटना ही भूल गई। जहाँ रूप हयात का हाथ थामे सहज कर कदम रखते उसकी जानिब आ रही थी, लोग रूप के एयरबिक्स बना रहे थे। सस्ती से अपने जबड़े भींच कर अपनी जगह से उठा और अपने कदम अपनी जानिब आती रूप की तरफ बढ़ाई। दूल्हे को स्टेज से नीचे आती देख हयात ने रूप का हाथ छोड़ दिया तो रूप ने चौंक कर हयात को और फिर उसकी नज़रों के ताक़ुब में सामने देखा और खुद को तकते मान शाह को
ढंग सी रह गई। मानशाह की बेबाक नज़रों को अपना तवाफ़ करते देख कर अरूप के दिल ने एक बीट मिस की। हयात के पीछे हटने पर मानशाह ने आगे बढ़कर अरूप का हाथ थामा, उसके स्टेज पर बिठाया। अरूप को बिठाकर मानशाह उसके साथ बरजमान हुआ तो अरूप ने कि तो नज़रों से मानशाह को घूरा, जो आप अपना मोबाइल निकाल कर उसमें मसरूफ़ हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही ये मेरा वहम है या नूर में बात करते हुए फ़करा छोड़ा और गहरी सांस भरी तो सलाहुद्दीन साहब ने उनकी नज़रों के ताक़ुब में सामने स्टेज पर देखा, जहाँ दुल्हन बनी अरूप बैठी हुई थी और साथ अपना मर्दाना वजह से लड़कियों का दिल धड़कता मानशाह बरजमान था। जो भी हो, अल्लाह खैर करे, बाद में बात करते हैं इस बारे में, सलाहुद्दीन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और एक नज़र दूर खड़ी हयात को देखा और फिर उसके जाने बढ़ते हुए मोहतरम चौधरी को, जिसके चेहरा इस वक्त बिल्कुल स्पॉट था। एक ये जलाद हमारी मासूम बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है, समझ नहीं आती बाप मैं हूँ या ये। सलाहुद्दीन साहब ने मोहतरम चौधरी को घूरते हुए दांत पीस कर खा तो नूर बेगम मुस्कुरा दी। खाना खाने की थोड़ी देर बाद मोहतरम मान में से मिलकर गाँव वापस रवाना हो गए। अभी कुछ देर पहले ही वो सब मेहमानों से फारिग हुई थी, जिसमें कुछ उसका स्टाफ और कुछ शाइस्ता के ससुराल के लोग थे। वलीमा तो था नहीं, इसलिए सब लोग वापस चले गए थे। रूप ने अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर रखा और कदम कबट की जानी बढ़ाई। आराम का ड्रेस निकाल कर अभी वो पलटी थी कि पीछे खड़े मानशाह को देखकर दंग रह गई। हाथ में थमा ड्रेस हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हो गया। रूप ने एक नज़र दरवाजे को देखा जो बंद था और फिर सामने खिड़की को जो उससे खुली रह गई थी और अब बंद थी। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? सोचा तो मैंने ये था कि निकाह के करके रुखसत करवा कर अपने साथ ले जाऊंगा, हनीमून मनाकर तुम्हें अपने रंग में रंग कर वापस लौटूंगा, मगर ये जालिम समाज मेरा प्लान खराब कर दिया। अरूप को कब्र से पिन करके अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द जमा दिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ मान, तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है, प्लीज़ जाओ यहाँ से, थोड़ा करीब आओ ताकि मैं तुम्हारी सारी थकन समेट लूँ। तो अरूप ने मान का हाथ चटक कर कदम आगे बढ़ाए। अरूप के सरकर बाद मानशाह की आंखों में सुर्खी आई। खुद से दूर जाती अरूप को कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जबकि मानशाह की बाहों में मचलती अरूप का बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को कत्ल कर दे। अगर दोबारा अपने हाथों का इस्तेमाल मुझे खुद से दूर करने के लिए किया तो आई स्वेयर नाजुक हाथों को काटते हुए मुझे कोई मसला नहीं होगा। तुम मान, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहूँ, इतने ढीठ और घटिया इंसान हो तुम। जिसके दहकती सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करके रूप को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। कुछ भी कह लो, बस मान ना कहो यार, पहले ही तुम्हें इस रूप में देखकर दिल सीने से सरपटक रहा है कि वक्त ज़ाया किया बगैर तुम्हारी रूह में उतर जाऊँ, तुम्हारी इतने करीब हो जाऊँ कि हवा का गुजर भी नामुमकिन हो जाए। ऊपर से तुम इतने प्यार से मान कह रही हो, मामला जानलेवा हो जाएगा। अगर इतना ही दिल बेकाबू हो रहा है तो बाहर कहीं जाकर मुँह मारो, मगर मेरी जान छोड़ो घटिया इंसान। तुम क्यों हमेशा मुझे अजियत देते हो? अजियत? इस लफ्ज़ का मतलब भी पता है तुम्हें अरूप बीबी? अजियत वो थी जो मैंने इस 5 साल के अरसे में सही, वो अजियत थी जिसे सहते सहते मेरी रूह छलनी हो गई। तुम्हें कुछ पल महसूस करना चाहता हूँ, इस एहसास और हकीकत को जीना चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। तो अरूप ने नाम नज़रों से खुद पर झुके मानशाह को देखा। मानशाह की फौलादी गिरफ्त पर अरूप को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। मज़ाहमत मत करना अरूप, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अरूप का रंग पल में उड़ा। वो कुछ समझती कि मानशाह उसकी दोनों कलाइयों को बेड पर सरा के ऊपर पिन किए पूरी शिद्दत से अरूप के होंठों पर झुका। मान प्लीज़। मानशाह के पीछे होने पर अरूप ने गहरी गहरी सांस भरे सरगोशी की तो मानशाह ने हुमार आलूद नज़रों से अरूप के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। अरूप के बंद आंखों और चेहरे पर फैली सुर्खी और नम होंठ, जिस पे मानशाह की शिद्दतों की वजह से लिपस्टिक बिखर चुकी थी, और होंठ के किनारे पर खून का कतरा देख मानशाह के नावी होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। कमरे के मानी है इस खामोशी में दोनों की धोंकने की मानद चलती सांसों का शोर बरपा था। नरमी से झुकर अपने तशना लब अरूप के होंठ पर रख कर इस बूंद को होंठों से चुन लिया। अरूप की जान तो तब निकली जब मान की उंगलियों का लम्स फराक के डोरी पर महसूस किया। अभी अरूप मज़ाहमत करती मानशाह ने के झटके में डोरियों को तोड़कर अरूप के सामने टूटी हुई डोरियाँ की तो अरूप फटी फटी आंखों से कभी उन डोरियों को देखती और कभी मानशाह को। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जाहिल इंसान। अपने इतने खूबसूरत ड्रेस के ख़राब होने पर अरूप के खुद पर झुके मानशाह को धक्का दिया, क्योंकि अपने गुस्से में वो ये तो भूल चुकी थी कि फ़्राक की बैग तो सिर्फ डोरियों की थी, एक के टूटने पर बाकी भी टूट जाती, और अब अपनी डोरियाँ कमर की रनाइयाँ आईने में देख नज़रें खुद को तकती मानशाह से जा टकराई, जो दांत होठों तले दबाए अरूप को देख रहा था। अरूप ने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी पुश्त दीवार से तकाई। दफ़ा हो जाओ मान, वरना तुम्हारा कत्ल कर दूँगी। कत्ल तो वाकई तो मेरा कर रही हो अपनी इस कदर जानलेवा अदाओं से, और काम ऑन यार, मुझसे कैसा पर्दा। माना कि हमारी गोल्डन नाइट नहीं है आज, मगर इस काम के लिए गोल्डन नाइट का नहीं, हमारा मियाँ बीवी होना ज़रूरी है और वो हम ही हैं।
मानशाह की शिद्दत पर रूप को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई, जबकि मानशाह रूप के जिस्म से उठती दिलकश खुशबू में खोया उसके वजूद की नरमाहट को शिद्दत से महसूस करने में गुम हो गया। अब अपना एक हाथ रूप के पेट पर रखे और उसे खुद पीछे मानशाह सब कुछ फरमोश कर चुका था। पीछे करे एक ही झटके में रूप को अपनी बाहों में भरकर बेड की जानिब कदम बढ़ाए तो रूप ने अपनी बाहें मानशाह की गर्दन में हायल करके अपना खून छलकता चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। रूप की तेज चलती सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करके मानशाह की होठों पर मुस्कुराहट आई। मुझे नहीं पता था ये तीखी मिर्च चखने पर इतनी मीठी निकलेगी। इतने अंधेरे में भी अरूप को मानशाह की बेबाक नज़रें अपने वजूद के आड़ पर महसूस हो रही थी। मान को वो खुद से पीछे होता महसूस करके अरूप ने आंखें खोली तो नज़रें संजीदा चेहरे लिए खुद को तकते मान से टकराई तो अरूप ने रुख बदल कर चेहरा तकिए में छुपा लिया तो मान की नज़रें अरूप की पतली कमर पर गई जिस पर जा बजा मान की शिद्दत के निशान वाज़िया हो रहे थे। मानशाह ने झुककर नरमी से अपने लब वहाँ रखे और रूप के कान के करीब झुका। गुर्बत के लम्हात को मेरी मोहब्बत मत समझ बैठना मिस्टर रूप शाह, ये मोहब्बत नहीं तुमसे नफरत की इंतहा है। ये तो अभी आगाज़ है जो तुमने मेरे साथ किया, भूला नहीं हूँ मैं। तो अरूप के चेहरे का रंग उड़ा। एक झटके में पलट कर मानशाह को देखा जिसके चेहरे के तासुरात इस वक्त बिल्कुल अनजान थी। नहीं तुम मान, अभी अरूप बात मुकम्मल करती मानशाह ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। एक तो तुम्हारा यह हशर बर्पा करता बिखरा सरापा, फिर तुम्हारे होंठों से ये नाम क्यों आग से खेलना चाहती हो। जल्द आऊँगा वापस, तब तक इस हकीकत को कबूल कर लो कि मुझे तुमसे नफरत है। दिल चाहता था कि सब बकवास कर रहा था, ऐसा तो कुछ भी कहने का इरादा नहीं था उसका, मगर न जाने क्या सोचकर रूप को ये तकलीफ़ दी वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। खिड़की खोलकर कदम बाहर रखने से पहले एक नज़र पलट कर देखा तो नज़रें आंखों में आंसू लिए रूप से टकराई तो मानशाह एक जुस्त में रूप तक पहुंचा। रूप के बाल अपनी मुट्ठी में दबोच कर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। रोना बंद करो, मुझे मेरी बीवी बहादुर चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों पर रोने धोने वाली। जबकि रूप अभी भी साकत बैठी खिड़की को देख रही थी। तुम्हें क्या बताऊँ इरम कि कितना मज़ा आया, मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था, हयात ने चहकते हुए इरम को बताया। माँ जी मैं ज़रा काम से शहर जा रहा हूँ, शायद वापसी पर रात हो जाए, आप फिक्र मत कीजिएगा। तो उन्होंने मोहतसम के सर पे प्यार दिया। अल्लाह दी अमान, हैर नल जा हैर नल आ, नूर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मोहतसम ने एक नज़र हयात के चेहरे पर डाली। कैंची की तरह चलती ज़ुबान को ब्रेक लग चुकी थी। आप सर झुकाए अपने दुपट्टे के पल्लू को मरोड़ने में मसरूफ़ थी। अच्छा सुन, वापसी पर हयात के लिए वो लेता आई, क्या नाम था मोए का, ये जो गीली मिट्टी जैसा होता है, वो इतना कुछ तो खाती थी, अब वो भी नाम याद करता तो कितने को करता। नोटीला चॉकलेट माँ जी, ओ हाँ टीला, हाँ यही बुला टीला ही ख़त्म हो गई, लेता आई ठीक है। हयात के चलाने पर एक बार तो नूर बेगम दहल ही गई, मोहतम के सामने चुप ही रही। तुम इधर आओ, लिस्ट बना कर दो मुझे कि और क्या चाहिए। हयात को घूरते हुए अंदर आने का हुक्म दिया और फिर नूर बेगम के इशारा करने पर छोटे छोटे कदम लेती मौसम के पीछे कमरे में दाखिल हुई। लिखो जो चाहिए, टेबल से रजिस्टर और पेन उठाकर हयात को देते हुए कहा और वो बेड पर जाकर बैठी। जबकि मौसम चौधरी होंठों पर मुस्कुराहट सजाए हयात के फूले हुए गानों को देख रहा था। 10 मिनट बाद हयात लिस्ट बनाकर ले आई। मौसम ने अपनी सोचों से सज रखकर लिस्ट थामी। लिस्ट पर जैसे नज़र पड़ी मौसम चौधरी के माथे पर बेशुमार बाल आई। ये अपनी चाइनीज़ ज़ुबान में क्या लिखा है बता दो मुझे, ताकि मैं इस गरीब दुकानदार को भी बता सके कि हमारी हयात मैडम को ये चाहिए। चाइनीज़ नहीं, उर्दू में लिखा है। मैंने तो चाइनीज़ कह दिया, वरना लोगों को तो ये कोई नई ज़ुबान ही लगती। मुझे समझ नहीं आ रही है यार, तुम पास कैसे होती रही हो। तुम्हारे पेपर्स चेक करने के लिए तो उन्हें अलग से एक टीम बनानी पड़ती हो जो तुम्हारा लिखा समझ सके। तो मौसम की आवाज़ सुनकर नूर बेगम भागने के अंदाज में वहाँ आई। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर हयात को अपने साथ में लिया तो हयात ने फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। ये मुझे चीज़ लाकर ही नहीं देना चाहते माँ जी, ये कहते मैं बोझ हूँ, मैं उनकी बहन नहीं और ना ही आप लोगों की बेटी। मैं जानती हूँ मैं आपकी बेटी नहीं, मुझे मेरे माँ बाप के पास जाना है। नूर बेगम की गर्दन में चेहरा छुपा सकते हुए कहा। तो मौसम ने दांत पीस कर ड्रामेबाज को देखा।